नमस्कार। भारतीय कला के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कैनवस के एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। प्राचीन पवित्र पांडुलिपियों की बारीकियों से लेकर हमारी ग्रामीण लोक कला की धड़कन तक हम देखेंगे कि कैसे इतिहास, धर्म और समाज ने रंगों के जरिए खुद को बयां किया है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या-क्या होंगे। हमारी शुरुआत होगी पवित्र ग्रंथों और पांडुलिपियों से, फिर हम समझेंगे औपनिवेशिक काल का प्रभाव, उसके बाद बात होगी राष्ट्रीय कला की वापसी की, फिर लोक कला की धड़कन को महसूस करेंगे और अंत में इन अनमोल परंपराओं के संरक्षण पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, पवित्र ग्रंथ और पांडुलिपियां, जो असल में हमारी कला और भक्ति दोनों की नींव रहे हैं। ये जो प्राचीन सचित्र पांडुलिपियां हैं ना, इन्हें सिर्फ किताबें समझने की भूल मत कीजिएगा। ये अपने आप में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक धरोहरें थीं। इन्हें राजाओं द्वारा कूटनीतिक तोहफों के रूप में दिया जाता था और मठों के पुस्तकालयों में बहुत ही सहेज कर रखा जाता था। इनमें चित्र और शब्द एक दूसरे में ऐसे गुंथे होते थे कि पढ़ने वाले को पूरा धार्मिक संदेश एकदम स्पष्ट हो जाए। क्या आपने कभी शास्त्र दान के बारे में सुना है? जैन धर्म में पुस्तकों का दान करने की एक बेहद खास प्रथा रही है और इसी प्रथा की वजह से मठों में बड़े बड़े पुस्तकालय, जिन्हें भंडार कहा जाता था, उनका निर्माण हुआ। जरा सोचिए, जब कागज का इतना चलन भी नहीं था, तब ताड़ के पत्तों पर सोने और लैपिस लाजुली जैसे महंगे रंगों से कितनी बारीकी से काम किया जाता था। इन्हीं भंडारों ने इन अनमोल कृतियों को आज तक बचा कर रखा है। अब अगर इसके ऐतिहासिक सफर पर नजर डालें तो कला का माध्यम खुद ब खुद कैसे बदला, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 11वीं सदी में राजा रामपाल के समय पूर्वी भारत में बौद्ध ताड़पत्र कला खूब फली फूली। फिर 14वीं सदी आते आते चित्रित कागज का इस्तेमाल आम हो गया और जैसे जैसे अलग अलग शासकों का दौर आया, इन कलाकृतियों का स्तर और इनकी तकनीक दोनों ही और भी ज्यादा निखरते चले गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पड़ाव है औपनिवेशिक कला का टकराव, जहां हम कंपनी और बाजार पेंटिंग की शुरुआत के बारे में जानेंगे। देखिए, जब अंग्रेज आए तो बाजार और समाज के साथ साथ कला की दुनिया में भी एक बड़ी हलचल मची। इसी दौर में जन्म हुआ कंपनी कलम का। ये एक तरह की हाइब्रिड या संकर शैली थी। हमारे जो स्वदेशी चित्रकार थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की पसंद के हिसाब से खुद को ढाल लिया। मतलब मुगल और राजपूत कला की आत्मा में यूरोपीय यथार्थवाद या कह लें रियलिज्म का तड़का लगा दिया गया। ये कलाकृति इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान दीजिए कि कैसे कलाकारों ने अपने भारतीय संयोजन के तरीके को बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन साथ ही कागज पर पानी वाले रंगों का इस्तेमाल करके स्थानीय जनजीवन, पेड़ पौधों और जानवरों को बिल्कुल उसी तरह रिकॉर्ड किया जैसा औपनिवेशिक संरक्षक चाहते थे। अब एक तरफ तो दरबारों और ब्रिटिश अधिकारियों का काम चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ आम बाजारों में भी एक अलग ही क्रांति हो रही थी। बंगाल और बिहार जैसी जगहों पर बहुत ही जीवंत बाजार पेंटिंग्स का चलन तेजी से बढ़ा। ये सीधे तौर पर खुले बाजारों में बिकती थीं और भारतीय हो या यूरोपीय, शहर के हर तरह के ग्राहकों को खूब पसंद आती थी। लेकिन इस व्यवसायीकरण का एक बड़ा दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाला पहलू भी था, बाजार सेंसरशिप। दरअसल यूरोपीय ग्राहकों को मानव शरीर की बिल्कुल सटीक और यथार्थवादी आकृतियां पसंद थी। इस वजह से कई भुजाओं वाले या जानवरों के सिर वाले हमारे देवी देवताओं के चित्रण को बाजार में हतोत्साहित किया जाने लगा, क्योंकि वो क्लासिकल यूरोपीय सांचे में फिट नहीं बैठते थे। तो इस पश्चिमी प्रभाव के जवाब में क्या हुआ, ये हमें हमारे तीसरे विषय की ओर ले जाता है, राष्ट्रीय कैनवस की वापसी यानी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उदय। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते इस हावी होते पश्चिमी यथार्थवाद के खिलाफ एक बाकायदा संगठित विद्रोह शुरू हो गया। बंगाल स्कूल ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें ये पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जहां एशियाई कला परंपराओं से प्रेरणा लेकर सरल रंगों और गहरे आध्यात्मिक विषयों को फिर से जिंदा किया गया। ये एक तरह से कला के जरिए स्वदेशी आंदोलन का सीधा समर्थन था। इस आंदोलन के पीछे कई बड़े नाम थे। अबिंद्रनाथ टैगोर ने तो कला को सीधे सीधे राष्ट्रवाद से ही जोड़ दिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी 1905 की मशहूर भारत माता पेंटिंग। उनके साथ नंदलाल बोस, जिनकी दांडी मार्च वाली स्केच तो हम सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी खास रैखिक शैली और असित कुमार हल्दर से लेकर सुनैनी देवी जैसे कलाकारों ने शांति निकेतन जैसी जगहों पर लोक कलाओं को आधार बनाकर एक बिल्कुल नई विजुअल भाषा गढ़ी।
अब आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे जीवंत हिस्से पर, लोक कला की धड़कन, हमारी अपनी क्षेत्रीय और जनजातीय अभिव्यक्तियां। सच कहें तो अकादमियों और बाजारों की चकाचौंध से बहुत दूर हमारी संस्कृति की असली धड़कन आज भी इन्हीं क्षेत्रीय लोक कलाओं में बसती है। ये रोजमर्रा की जिंदगी और अनुष्ठानों की कलाएं हैं। बिहार की इसी मधुबनी पेंटिंग को ही ले लीजिए। इसे पारंपरिक रूप से घर की महिलाएं मिट्टी की दीवारों पर चावल के पेस्ट और प्राकृतिक वनस्पति रंगों से उकेरती थीं, ताकि महाकाव्यों की कहानियां जिंदा रहें। हमारे पास क्षेत्रीय अभिव्यक्ति की कितनी विशाल रेंज है, इसे समझने के लिए जरा इन दोनों की तुलना करें। एक तरफ हिमालयी थांगा कला है, जिसे खास तरीके से तैयार कैनवस पर बनाया जाता है, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की प्राचीन गोंड पेंटिंग है, जो पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित है। दोनों ही अपने अपने समाज के ब्रह्मांड विज्ञान को बिल्कुल अलग और अद्भुत तरीके से पेश करती हैं। अगर हम भारत की इन विविध लोक परंपराओं के एक छोटे से टूर पे निकलें, तो देखिए, राजस्थान के मंदिरों में कपड़ों पर बनी पिछवाई, उड़ीसा में सरकंडे की कलम से बना पट्टचित्र, बंगाल के कालीघाट की बोल्ड ब्रशिंग, महाराष्ट्र में जीवन चक्र को दर्शाते वर्ली के ज्यामितीय आकार, बिहार की मंजूषा और झारखंड के पेटकर से लेकर संथाल तक के मूल डिजाइन, ये सारी कलाएं किसी आर्ट गैलरी के लिए नहीं बनी थीं, बल्कि ये सीधे तौर पर सामुदायिक जीवन का हिस्सा रही हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि बंगाल के कालीघाट मंदिर जैसे भीड़-भाड़ वाले धार्मिक केंद्रों ने भी अपनी एक बिल्कुल ही अलग शैली को जन्म दिया। इस शैली ने उस समय के शहरी जीवन और सामाजिक विषयों पर तीखा व्यंग्य किया। आपको बता दें कि इसी कालीघाट शैली ने बाद में आधुनिक भारतीय चित्रकारों को बहुत गहरे तक प्रभावित किया था। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, स्थायी परंपराएं और इन सबका संरक्षण। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो कुछ बातें बिल्कुल कॉमन नजर आती हैं। चाहे कोई भी सदी रही हो या कोई भी क्षेत्र, हमारे कलाकारों ने हमेशा स्थानीय और प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया। ताड़ के पत्ते, घर का बना कागज, वनस्पति से बने रंग, बांस की कलम और सबसे बड़ी बात, उनका लचीलापन। मिट्टी की दीवारों से लेकर कागज और कैनवस तक उन्होंने हर बदलाव को अपनाया, लेकिन अपनी स्वदेशी आत्मा को कभी खोने नहीं दिया। यही वजह है कि ये सचित्र पांडुलिपियां और लोक कलाएं सिर्फ सुंदर चित्र नहीं हैं, ये हमारे सामाजिक इतिहास को समझने के सबसे प्रामाणिक स्रोत हैं। चूंकि ये जैविक और बेहद नाजुक सामग्रियों से बनी हैं, इसलिए इनका संरक्षण करना सचमुच बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ कला को नहीं, बल्कि हमारे इतिहास को बचाना है। आज के इस एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बड़ा ही गहरा सवाल मन में उठता है। कहा जाता है कि माध्यम ही संदेश है। तो जरा सोचिए, अगर मिट्टी की दीवारें, ताड़ के पत्ते और प्राकृतिक रंग अपने समय के समुदायों की कहानी इतनी खूबसूरती से बयां कर सकते हैं, तो आज की आधुनिक कला की जो सामग्रियां हैं, वो कल के इतिहासकारों के लिए हमारे समाज के बारे में कैसी कहानी छोड़कर जाएंगी? ये सोचने वाली बातें हैं ना? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।